नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया खेल चल रहा है। भारत के खिलाफ बल्कि कहें हर तरह की जोर आजमाइश के बाद अब विदेशी मीडिया और भारत का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस और विपक्षी दलों का समर्थन करता है, उनका एजेंडा चलाता है, वो अब अमेरिकी एजेंडे पर काम करना उसने शुरू कर दिया है पूरी तरह से, और नए एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। और ये नया एजेंडा है भारत में जातीय संघर्ष को बढ़ाना, जातीय संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यापारिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, आजकल जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस तरह की घटिया भाषा यानी दुनिया की डिप्लोमेसी में इससे पहले कभी बोली नहीं गई। बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। ताज़ा हमला उन्होंने किया है। उनकी बात सुनकर, उनका बयान सुने, और अगर आप उनका नाम न पढ़ें जो उनका बयान छपा है तो आपको लगेगा कि डीएमके का कोई नेता बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार जो रूस से तेल खरीद रही है, भारत की कंपनियां जो रूस से तेल खरीद रही हैं, कच्चा तेल, और उसको रिफाइन करके बेच रही हैं, उससे जो मुनाफा हो रहा है उससे भारत में ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का सलाहकार भारत की जातीय व्यवस्था पर हमला कर रहा है। और अगर आप इसको ज़रा जोड़कर देखिए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आईआईटी में दलित छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं, ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि आईआईटी का पेपर सवर्ण बनाते हैं। इन दोनों में आपको जो है समता खोजने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एजेंडा एक है, अलग अलग तरह से बात कही जा रही है। तो अमेरिका आग जला रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष और उसका इकोसिस्टम जो है उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। जैसे ही ये बयान आया पीटर नवारो का, जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का और विपक्षी दलों का तुरंत अति सक्रिय हो गया, तुरंत बचाव में उतरे कि दरअसल उनका मतलब जाति से नहीं था। वो तो जो है संबोधित कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे ओलिगार्क्स यानी जो एलीट हैं, जो संभ्रांत हैं, उनकी ओर इशारा था। क्योंकि सवाल ये है कि जो सरकारी कंपनियां तेल खरीद रही हैं, उसके अलावा निजी कंपनियों में दो कंपनियां खरीद रही, एक रिलायंस और दूसरा नायरा। रिलायंस का मालिक कौन है आपको मालूम है? मुकेश अंबानी, वो ब्राह्मण नहीं है। और दूसरी कंपनी जो है उसमें 51% शेयर रूस की सरकार का है। इसको जाति से जोड़ने की कोशिश, जाति संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश है। अब आप जरा इस गणित को समझिए, तेल की खरीद के गणित को। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनका पूरा जो सिस्टम है वो कह रहा था रूस से तेल खरीदकर भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। अब उसने ये बोलना छोड़ दिया। जब से एससीओ समिट हुआ है तब से ये बोलना छोड़ दिया है। अब ये नया मुद्दा लेकर आए हैं कि इससे जो है ब्राह्मणों का फ़ायदा हो रहा है। यानी ऐसा लगता है कि भारत देश में तेल सिर्फ जो है ब्राह्मण खरीदते हैं, या तेल के व्यापार में सिर्फ क्या ब्राह्मण है, ऐसा कुछ है नहीं। जाति के आधार पर यहाँ कोई व्यापारिक घराना, कोई औद्योगिक घराना नहीं है। तो फिर जाति की बात लेकर क्यों आए? समाज में विभेद पैदा करने के लिए, असंतोष पैदा करने के लिए। अब इस तेल के खेल को भी समझिए। ये बात सही है कि भारत जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। सरकारी कंपनियां खरीद रही हैं और ज़्यादा मात्रा में निजी कंपनियां, उनमें भी खासतौर से रिलायंस, उसको रिफाइन करके, और रिफाइंड ऑयल जो है वो अमेरिका को भी बेच रहे हैं और यूरोप को भी बेच रहे हैं। भारत में तो बिक ही रहा है। अब कोई भी कंपनी, भारत का जो कानून है वो कहता है कि किसी भी कंपनी को अचानक अपने बिजनेस से मुनाफा हो जाए जो उसका व्यापार बढ़ने के कारण, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ के कारण ना हो रहा हो, और उसको कहते हैं विंडफॉल गेन। मतलब अचानक मुनाफा होने लगे, आपको छप्पर फाड़ के आपके पास मुनाफा आने लगे, तो फिर सरकार आ जाती है। सरकार इस पर टैक्स लगाती है। तो रिलायंस ने रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदकर जो उसको रिफाइन करके बेचा, उस पर भारत सरकार 44,000 से 48,000, 44,000 करोड़ से 48,000 करोड़ तक का टैक्स वसूल चुकी है।
अब ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? भारत सरकार के खजाने में जा रहा है, भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है। ये जो केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं, ये इसी से हो रही हैं। उसमें मतलब केवल इसका नहीं, लेकिन इसका बड़ा योगदान है। भारत की जीडीपी अगर बढ़ रही है, भारत का अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, उसमें भी इसका योगदान है। और सबसे बड़ी बात, भारत में जो महंगाई नहीं बढ़ रही है, उसमें भी इसका बड़ा योगदान है। जो लोग कहते हैं कि रिलायंस जो है या भारत सरकार तेल क्यों खरीद रही है, और खरीद रही है तो इससे उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ? आप हर कांग्रेस प्रवक्ता को ये बात टेलीविज़न पर बोलते हुए सुन लेंगे, उनके ट्वीट में भी देख लेंगे, अगर वो लेख लिखते हैं तो उसमें भी देख लेंगे कि तेल सस्ता खरीदा भारत सरकार ने और निजी कंपनियों ने, लेकिन आम उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ? अब ये केवल और केवल भ्रमित करने की कोशिश है, झूठ बोलने की कोशिश है। क्योंकि ज़रा आप इसको दूसरी तरह से देखिए कि मान लीजिए कि भारत और भारत की जो निजी कंपनियां हैं रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद, तो क्या होता? इन कंपनियों को फ़ायदा नहीं होता, सरकार को टैक्स नहीं मिलता, तो सरकार को अपने खर्चे के लिए कोई और संसाधन जुटाना पड़ता, कहीं कटौती करनी पड़ती। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जितने या डेवलपमेंट के या वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, उनमें कटौती करनी पड़ती बजट में। और उस सबसे ज़्यादा अगर भारत की कंपनियां और भारत सरकार रूस का सस्ता तेल नहीं खरीद रहे होते, तो इस समय दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम 150 से $200 प्रति बैरल होता। क्या भारत की इकॉनमी इतना महंगा तेल खरीद कर सर्वाइव करने की स्थिति में है? और इतना महंगा तेल खरीदने के बाद भारत में इन्फ्लेशन कहाँ होता, महंगाई की दर कहाँ होती? आज हालत ये है कि महंगाई की दर, इन्फ्लेशन जो है 2% के नीचे है। वो इसीलिए है कि हमने कच्चा तेल खरीदा और तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए। तेल के दाम का और महंगाई का सीधा संबंध है। तेल अगर महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसका असर सब चीज़ों पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर तरह के धंधे पर। और अगर तेल सस्ता होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो सस्ता तेल खरीदकर भारत सरकार ने 44,000 करोड़ से लेकर 48,000 करोड़ के बीच में पैसा कमाया, और उसके अलावा महंगाई नहीं बढ़ने दी। अब महंगाई बढ़ती तो उसका नुकसान कोई मुकेश अंबानी को तो होने वाला नहीं था, या किसी उद्योगपति को तो होने वाला नहीं था। उसका नुकसान उसको झेलना तो आम आदमी को पड़ता, हमको आपको पड़ता। तो उससे सरकार ने बचाया। लेकिन ये सब तथ्य आपको नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि फिर उनका पूरा एजेंडा ही फेल हो जाता है। तो पहले जो है अमेरिका का शुरू वाला एजेंडा चलाया कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, तो अमेरिका तो कहता रहा कि आप जो है रूस की वॉर मशीन को फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत में उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके एजेंट हैं, वो कहते रहे कि भाई इससे आप ये बताइए कि इससे आम उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ। तो वो उस फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि तेल सस्ता खरीदा तो तेल के दाम कम क्यों नहीं हुए, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो इस तेल खरीद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम के लोग ही समझ सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। पूरी दुनिया, यूरोप यहाँ तक कि यूरोप के सारे यूरोपियन यूनियन के देश एहसानमंद हैं भारत के, और पूरी दुनिया के लोग, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम नहीं बढ़ने दिया तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत ने पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया है, अपने देश को तो बचाया ही, अपने लोगों को तो बचाया ही। लेकिन ये बात आपको कोई कांग्रेसी, कोई कांग्रेस के इकोसिस्टम का व्यक्ति नहीं बताएगा। अब पीटर नवारो के समर्थक अमेरिका में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में जो कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम है उसमें सारे मिल जाएंगे। सब उसके समर्थन में बोल रहे हैं कि बात ठीक बोल रहे हैं कि अगर भारत की कोई कंपनी मुनाफा कमा रही है तो ये अपराध है, कोई विदेशी कंपनी कमाए तो वो ठीक है, भारत सस्ता तेल खरीदे तो ये अपराध है, भारत में महंगाई कम हो जाए तो ये अपराध है, भारत सरकार वेलफेयर की योजनाओं के लिए पैसा जुटाए तो ये अपराध है। लेकिन इसका उल्टा करे तो उनके लिए खुशी का मौका है।
महंगाई बढ़ेगी, वेलफेयर की योजनाएं रुक जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, तो उनके लिए अवसर होगा, लोगों में संतोष पैदा होगा। वो नहीं हो रहा है, इसलिए मोदी पर हमला हो रहा है। इनमें से कोई ट्रंप पर हमला नहीं कर रहा है कि ट्रंप ने जो ये किया है वो अन्यायपूर्ण है। दुनिया के दूसरे देश कह रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारा दुश्मन माना जाता है चीन, वो भी कह रहा है। लेकिन भारत की पार्टियां, भारत के नेता ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उससे उनका उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, उनका एजेंडा नहीं चल पा रहा है। तो अब पीटर नवारो ने उनको एक हथियार दिया है, उनके हाथ में आग लगाकर मशाल थमा दी है और घी का केन थमा दिया है। इसमें डालते रहो, जलाते रहो, जातीय संघर्ष बढ़ाओ। मोदी हराने का और कोई तरीका नहीं तुम्हारे पास, राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है नहीं। तो जातीय संघर्ष, सामाजिक असंतोष, लोग सड़क पर उतरे, हिंसा हो और देश में हिंसा का ऐसा वातावरण बने कि लोगों को लगे कि ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इस सरकार को हटाओ। सिर्फ यही उद्देश्य है। वरना पीटर नवारो का जो बयान है उसकी भारत में एक स्वर से निंदा होनी चाहिए थी कि भाई हमारे देश में कौन फ़ायदा उठा रहा है, इससे तुमको क्या मतलब। और कहीं ये हुआ है कि कोई सरकार की कोई नीति हो, आर्थिक नीति हो, उसका फ़ायदा किसी एक जाति को हो, बाकी लोगों को ना हो। महंगाई कम हुई है तो क्या किसी एक जाति को फ़ायदा हो गया है? लेकिन ये सब बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। इस समय देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि भारत जब तक राजनीतिक रूप से स्थिर रहेगा, तेजी से तरक्की करता रहेगा, आत्मनिर्भर भारत की ओर तेज रफ्तार से चलता रहेगा, आर्थिक रूप से सशक्त होगा, सैन्य रूप से सशक्त होगा, तो इसको रोकने का एक तरीका है कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करो, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक जाए, डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो रुक जाए, आर्थिक उन्नति रुक जाए, जो सैन्य क्षेत्र में हमारे इनोवेशंस हो रहे हैं, जो निर्माण हो रहा है, वो सब रुक जाए। तो भारत को रोकने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ भारत के विपक्षी दल शामिल हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है नरेंद्र मोदी और भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने का। तो भले ही देश का नुकसान हो जाए, देश की प्रगति रुक जाए, देश का आर्थिक विकास रुक जाए, देश का सैन्य सशक्तिकरण रुक जाए, स्वदेशीकरण रुक जाए, ये सब हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सत्ता से जाना चाहिए। ऐसे लोग निहायत बेशर्मी के साथ उन सब विदेशी ताकतों का, तत्वों का साथ दे रहे हैं जिनका साथ उनके अपने देश के लोग नहीं दे रहे हैं। पीटर नवारो के बयान का समर्थन करने वाला अमेरिका में आपको खोजे से नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में आपको बिना खोजे मिल जाएंगे और बड़े गर्व से उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये आप मान कर चलिए कि जो लोग भी पीटर नवारो के बयान का समर्थन कर रहे हैं वो भारत विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। उनके मन में सिर्फ एक बात है कि किसी तरह से भारत की तरक्की रुके, भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बढ़ता हुआ कद जो अभी एससीओ की बैठक में दिखाई दिया, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एससीओ की बैठक में भारत की जो ताकत दिखी उसकी प्रशंसा अमेरिका के अखबार जो भारत की खबर नहीं छापते थे या छापते थे तो जो है नकारात्मक खबर छापते थे, प्रशंसा कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं कि एक भरोसेमंद साथी, एक भरोसेमंद सहयोगी, दोस्त को खो दिया ट्रंप ने अपनी नीतियों के कारण और धकेल दिया रूस और चीन के खेमे में। लेकिन भारत में इसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। एससीओ समिट में भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उपलब्धि हासिल की है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उससे उनका एजेंडा नहीं चलता है। तो ऐसे एजेंडा चलाने वालों से, जो देश के विरोध में एजेंडा चला रहे, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।